नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट, यूपी टेट, सी टेट, विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी के ऊपर। क्या है, उसकी क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से टाइप्स हैं और उसकी थ्योरीज कौन कौन सी हैं, और असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है, मतलब व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से पक्ष हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व पर, और उसमें भी व्यक्तित्व का मीनिंग, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का अर्थ। दोस्तों, यदि मैं अर्थ की बात करूं, उसके मीनिंग की बात करूं, तो यहाँ हम देखते हैं कि जिसे हिंदी में व्यक्तित्व कहा जाता है, उसके लिए अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द को काम में लिया जाता है। पर्सनैलिटी। और दोस्तों, ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ना, ये बना है लैटिन भाषा से। किससे बना है दोस्तों? ये लैटिन भाषा से बना है, और लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम पर्सोना के नाम से जानते हैं। पर्सोना। पर्सनैलिटी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, और पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क। मास्क होता है दोस्तों, ठीक है। और मास्क जो है उसको हम लोग कहते हैं मुखौटा। क्या कहते हैं दोस्तों? मास्क का मतलब होता है मुखौटा या नकाब। मुखौटा या नकाब। तो व्यक्तित्व जो शब्द है उसका अंग्रेजी जो रूपांतरण है वो पर्सनैलिटी है, और पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से मानी जाती है, और पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क। मास्क मतलब मुखौटा या नकली चेहरा या नकाब। क्लियर दोस्तों? अब ये जो मास्क है, जो मुखौटा है, इसकी शुरुआत की अपन बात करते हैं। तो व्यक्तित्व के लिए इन शब्दों का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ ना दोस्तों, वो प्रयोग हुआ था यूनान में। कहाँ हुआ दोस्तों? यूनान में, ठीक है। मतलब व्यक्तित्व के लिए मास्क या मुखौटा या नकाब या नकली चेहरा या बाह्य आवरण का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ वो यूनान में हुआ। और यूनान में भी जो रंगमंच होता था, जो नाटक, जो नौटंकी होती थी, जो नृत्य नाटिकाएं होती थी, उनके लिए सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। तो यूनान में रंगमंच के जो पात्र होते थे, रंगमंच के पात्र, है ना, उन रंगमंच के पात्रों के लिए इस मास्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जब लोग मंच पर कोई ड्रामा, कोई एकांकी, कोई नौटंकी का मंचन करते थे, तो वो जो किरदार निभाते थे, जिस चरित्र की भूमिका निभाते थे, उसका मुखौटा वो लोग धारण करते थे, उसकी वेशभूषा को लोग धारण करते थे, और तब उसके व्यक्तित्व को जीते थे। मतलब उसको वो प्ले करते थे, उसकी भूमिका को निभाया करते थे। तो प्राचीन समय की अपन यदि बात करते हैं तो यूनान में, और यूनान के जो रंगमंच के पात्र होते थे, जो नाटकों के पात्र होते थे, नाटिकाओं के पात्र होते थे, उनमें हम मास्क का प्रयोग करते थे, उनमें हम मुखौटों का प्रयोग करते थे। तो वहाँ से इसको निकाल करके लाए। एक आम यदि हम बात करें, एक सामान्य यदि हम बात करें, तो व्यक्ति का जो बाह्य आवरण होता है, उस बाह्य आवरण को व्यक्तित्व माना जाता था प्राचीन समय की यदि हम बात करते हैं। अब बाह्य आवरण में क्या होता है? जो दिखाई देता है दोस्तों, और दिखाई क्या देता है हमको? शरीर। तो प्राचीन समय में व्यक्ति का जो शरीर था, उसका बाह्य जो आवरण था, उसको ही हम व्यक्तित्व मानते थे। फिर 14वीं शताब्दी में, यहाँ 14वीं शताब्दी, ठीक है दोस्तों, 14वीं शताब्दी में दुनिया के मनोवैज्ञानिकों ने एक कॉन्फ्रेंस किया, और उसमें ये जो व्यक्तित्व शब्द है, पर्सनैलिटी जो शब्द है, इसके लिए एक मतलब परफेक्ट क्या होना चाहिए, उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए। तो ये देखा गया कि बाह्य आवरण को हम एकांगी मानते हैं।
फिर उसमें जो रिजोल्यूशन निकल करके आया, जो निष्कर्ष निकल करके आया, वो ये था कि व्यक्तित्व बाह्य तो होता ही होता है, उसके साथ साथ में व्यक्ति के कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो उसके आंतरिक गुण होते हैं। तो फिर उसके बाद व्यक्तित्व व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य दोनों विशेषताओं से मिलकर के जाना जाने लगा। यहाँ हम आंतरिक की बात करते हैं और बाह्य की बात करते हैं। तो ये जो शरीर है ये हमारा बाह्य है, लेकिन आपकी कुछ ऐसी विशेषताएं, ऐसी गुण हैं जो आप इस दुनिया में आने के बाद अर्जित करते हैं, जिन्हें आप आपके सामाजिक गुण कह सकते हैं, नैतिक गुण कह सकते हैं, भाषाई संबंधी गुण कह सकते हैं। इन दोनों से मिलकर के व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो वर्तमान में केवल शरीर को ही व्यक्तित्व का पैमाना नहीं माना जाता है, बल्कि आपकी जो दूसरी क्वालिटीज़ होती हैं उनको भी व्यक्तित्व के अंदर शामिल किया जाता है। पहले क्या था दोस्तों, अगर आप गोरे चिट्टे हैं, लंबे चौड़े हैं, स्लिम हैं, आपकी मसल्स वगैरह बढ़िया हैं, है ना, और तो आपको अच्छा एक पर्सनैलिटी माना जाता था। यदि भी आज भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी इन भ्रांतियों को दूर किया गया। जैसे आज अपन बात करेंगे कई ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, फिर भी वो महान व्यक्तित्व में जाने जाते हैं। जो बहुत स्मार्ट नहीं थे, फिर भी उनको अपन महान व्यक्तित्व मानते हैं। कैसे? उनके कृतित्व से, उनके कार्यों से, उनके कर्मों से उन्होंने जो दुनिया को देन दी है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में दी हो, राजनीतिक क्षेत्र में दी हो, विज्ञान के क्षेत्र में दी हो, उद्योग के क्षेत्र में दी हो, कला संस्कृति के क्षेत्र में दी हो, उनसे भी लोगों का व्यक्तित्व बना है। चार्ली चैपलिन की हम लोग बात करते हैं, छोटा सा कद था लेकिन उनको दुनिया का महान व्यक्तित्व माना जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको दुनिया का महान व्यक्तित्व माना जाता है। तो आज अपन बात करते हैं यदि व्यक्तित्व के विषय में, तो व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का योग है। यहाँ मैं इसको ये कहूँ कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित विशेषताओं का योग है। आज जो व्यक्तित्व है ना दोस्तों, वो वंशानुक्रम और वातावरण के मेल से मिलकर के बनता है, उनके दोनों के प्रयासों से मिलकर के बनता है। कुछ विशेषताएं तो हमको जन्मजात मिलती हैं, लेकिन जो कमियां रह जाती हैं उनको हम वातावरण के संपर्क में आने के बाद अर्जित कर सकते हैं और हम अपने आप को एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो ये था व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ। अब अपन बात करते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं पर। व्यक्तित्व के लिए एक बहुत अच्छी परिभाषा जो है हमें वाटसन ने दी है। वाटसन कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। वाटसन का बहुत अहम योगदान है साइकोलॉजी के क्षेत्र में। वाटसन ने एक कथन कहा कि तुम मुझे कोई भी सामान्य बालक दे दो, तुम जो चाहो मैं उसे बना सकता हूँ, चोर, पुलिस, डाकू। ये कथन वाटसन का ही था। व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं, जिन्होंने व्यवहारवाद को व्यवहार के शुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित किया था दोस्तों। ये वाटसन ही हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं वाटसन क्या कहते हैं। तो वाटसन कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। वाटसन कहते हैं हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। वही व्यक्तित्व है। वाटसन कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि हमारे कार्यों से, हमारी क्रियाओं से, हमारी गतिविधियों से व्यक्तित्व की पहचान होती है। हम जैसा कार्य करते हैं, हम जैसी क्रियाएं करते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, सद्कार्य करते हैं, तो हम अच्छे व्यक्तित्व में जाने जाते हैं। और यदि हम गलत कार्य करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं, तो फिर हमको मतलब एक बुरे व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता है। तो हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो कर्म है, वो हमारे जो कर्म है ना, वो कर्म जो है वो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो वाटसन कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। अच्छा करते हैं तो अच्छा व्यक्तित्व है, बुरा करते हैं तो बुरा व्यक्तित्व है। ये कहना किनका है? वाटसन का है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और विद्वान है जिनका नाम वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात
और जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा जब हम अर्थ की बात कर रहे थे कि वर्तमान में ये माना जाता है कि कुछ विशेषताएं तो हमें जन्मजात मिलती हैं और कुछ विशेषताओं को हम वातावरण के संपर्क में आने के बाद क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये बात किसने कही है दोस्तों? ये बात वैलेंटाइन ने कही है। किसने कही है? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तित्व में दो चीज़ें होती हैं, कुछ तो जन्मजात होती है और कुछ चीज़ों को हम अर्जित करते हैं। इन दोनों के गुणात्मक संबंध से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। आगे हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, वो कथन है वुडवर्थ का। किसका कथन है? वुडवर्थ का। ठीक है दोस्तों, वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों का योग ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों का योग ही व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है दोस्तों? ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है उसमें व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके व्यवहार करने के जो समस्त गुण होते हैं, क्या होते हैं? व्यवहार करने के समस्त गुण, उनका जो योग है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे हम बात करते हैं, एक और कथन है, वो गिलफोर्ड का कथन है दोस्तों। गिलफोर्ड कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो शील गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व शील गुणों का समन्वित रूप है। समन्वित रूप है। व्यक्तित्व शील गुणों का समन्वित रूप है, ये गिलफोर्ड ने कहा है दोस्तों। किन्होंने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा कि जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जो हमारे शील गुण होते हैं, जो हमारी मूल जो ट्रेट्स होती हैं, उनका समन्वय होता है, उनसे जाकर के हमारी जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण होता है। तो आपने कहा कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व शील गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं, एक और कथन है, वो है रैक्स का। इंपॉर्टेंट है रैक्स का कथन भी। रैक्स कहते हैं कि समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संतुलन ही व्यक्तित्व है। रैक्स के अनुसार समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन ही व्यक्तित्व है। समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन ही व्यक्तित्व है, ये रैक्स ने कहा है दोस्तों। कि व्यक्तित्व के अंदर हमारे वो गुण आते हैं जो समाज के द्वारा मान्य हैं। अभी हमें क्या है? बैलेंस करना होता है दोस्तों। जो गुण समाज के द्वारा मान्य है और जो समाज के द्वारा मान्य नहीं है, उन दोनों में जब संतुलन हो जाता है तो हमारे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण माना जाता है। ये रैक्स ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? रैक्स ने कहा है। आगे अपन बात करते हैं, एक और परिभाषा महत्वपूर्ण,
जो हमें मार्टिन प्रिंस ने दी है दोस्तों। किसने दी है? मार्टिन प्रिंस ने, मार्टिन राजकुमार ने। और मार्टिन प्रिंस ने जो परिभाषा है वो वैलेंटाइन की परिभाषा को आगे बढ़ाया है। वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, तो मार्टिन प्रिंस कहते हैं कि व्यक्तित्व समस्त जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। बिल्कुल वही की वही बात कही है, केवल एक शब्द ऐड किया है, और वो शब्द कौन सा है दोस्तों? समस्त है। जो बात वैलेंटाइन ने कही है वही बात किसने कही है? मार्टिन प्रिंस ने कही है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, और इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व समस्त जन्मजात और समस्त अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा है? मार्टिन प्रिंस ने। तो मार्टिन प्रिंस और वैलेंटाइन का कथन लगभग सेम है। यदि कभी डिफरेंस करना हो तो समस्त जो शब्द है, इस समस्त शब्द से हम इन दोनों को क्या करेंगे? अलग करेंगे, डिफरेंस इसमें लेकर के आएंगे। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं व्यक्तित्व की सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है, जो हमें आलपोर्ट ने दी है दोस्तों। लगभग परीक्षा में 2-3 बार इसको पूछा जा चुका है और अभी भी महत्वपूर्ण है। आपकी इस रीट की एग्जाम में हो सकता है कि ये परिभाषा आ जाए, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट क्या कहते हैं? आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। तो आप कहते हैं कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ व्यक्ति का अपूर्व समायोजन निर्धारित करते हैं। ये कहाँ है ये आपके आलपोर्ट ने कहा है दोस्तों कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का, मतलब कि ये व्यक्तित्व को मनोदैहिक मानते हैं, साइकोफिजिकल मानते हैं, ना साइको मानते हैं ना फिजिकल, दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं। उसके साथ साथ में ये उसको डायनेमिक मानते हैं और उनको ऑर्गेनाइज्ड मानते हैं, संगठित मानते हैं, एकीकृत मानते हैं। तो आलपोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। क्या करता है? किसका? पर्सन का, व्यक्ति का करता है। तो आलपोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। तो दोस्तों आलपोर्ट की जो परिभाषा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है एग्जाम की दृष्टि से, और ये लगभग 50 परिभाषाओं का निचोड़ है। लगभग 50 डेफिनेशंस को रीड आउट करने के बाद में आपने फाइनली इसको प्रेजेंट किया था, और यहाँ अपन देखेंगे कि ये कुछ शब्द इसमें है, इनको अपन को फोकस करना रहेगा। मनोदैहिक, गत्यात्मक, संगठन, वातावरण, समायोजन, ये तमाम प्रकार के जो शब्द हैं, उन्होंने इसको एक व्यापक रूप दिया है। क्लियर दोस्तों? तो ये थी व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों व्यक्तित्व के अर्थ को जाना है, उसकी परिभाषाओं को जाना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व की विशेषताओं पर और उनके प्रकारों पर। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले।